बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ साहब के शहादत के ऊपर जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, उसकी रिपोर्ट जो है वो मेरे पास मौजूद है। उसकी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो चलते हैं सीधा रिपोर्ट की तरफ। वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA के सरबराह के दस्तखतों से जारी होने वाली इस रिपोर्ट को बुध के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में अरशद शरीफ के कत्ल यानी 23 अक्टूबर से लेकर कीनिया में होने वाले तमाम वाक़यात, अरशद शरीफ के सफरी रिकॉर्ड, मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस, व्हाट्सएप और ईमेल के जायज़ा रिपोर्ट भी इसमें शामिल की गई हैं। 592 सफ़हात पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अरशद शरीफ को एक मनसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया है। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि जब इस वाक़े की तहकीकात के लिए टीम कीनिया पहुंची तो इस कमेटी के अरकान ने 29 अक्टूबर को वक़ार अहमद और उनकी एहलिया से इंटरव्यू किए, जबकि 30 अक्टूबर को वक़ार अहमद के साथ क्राइम सीन का दोबारा खाका तैयार किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि क्राइम सीन का खाका तैयार करने के बाद इन दोनों मियाँ बीवी से दोबारा बातचीत की गई और इसके अलावा वक़ार अहमद के फार्म हाउस में काम करने वाले 2 गैर मुल्कियों रवि और लल्लू से भी इस वाक़े से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की गई। इसके अलावा इन 4 में से 3 पुलिस एहलकारों के साथ बातचीत की गई, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गलती से अरशद शरीफ को गाड़ी पर फायरिंग की थी। इस रिपोर्ट में कीनिया पुलिस के हुकाम की तरफ से कमेटी के साथ अदम तावन का भी जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कीनिया पुलिस के हुकाम इन 4 पुलिस एहलकारों के साथ शेड्यूल मुलाकात को मनसूख कर दिया था, जबकि 3 पुलिस एहलकारों के साथ मुलाकात करवाई गई, जबकि चौथे पुलिस एहलकार के बारे में कहा गया कि वो ज़ख्मी है। कीनिया पुलिस हुकाम की तरफ से ये दावा किया गया कि अरशद शरीफ का कत्ल गलतफहमी का नतीजा है। इस रिपोर्ट में जायज़ हादसा का जिक्र करते हुए बताया गया है कि ये इलाका तंजानिया और कीनिया बॉर्डर के साथ है और ये इलाका कारों की स्मगलिंग के लिए मशहूर है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि तकनीकी एतबार से कीनिया के हुकाम की इस बात में कोई वज़न नहीं है कि इस शाहराह को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि कीनिया पुलिस की तरफ से ये अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक कहा गया था कि उन्हें गाड़ी छीनी जाने के वाक़े की इत्तला भी मिली थी, जिस पर उन्होंने सड़क पर रुकावटें खड़ी कर दी थी और अरशद शरीफ की गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, जिस पर पुलिस एहलकारों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इस बयान के बाद पुलिस हुकाम की तरफ से यह बयान भी सामने आया था कि पुलिस एहलकारों पर इस गाड़ी से फायरिंग की गई जिसमें अरशद शरीफ सवार थे। ताहम पुलिस एहलकारों ने अपने दफा में गोली चलाई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कीनिया पुलिस हुकाम के बयानात ताज़ादात से भरे पड़े हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सवार थे, फायरिंग 2 हथियारों से की गई, जिससे एक 7mm और दूसरी एक और गन से फायरिंग की गई और इन हथियारों से मखसूस तौर पर ये 9 गोलियां मजमूई तौर पर इन गन से चलाई गई थी। रिपोर्ट में फायर की जाने वाली गोलियों की ट्रैजेक्टरी को भी बयान किया गया है और अरशद शरीफ के सीने में लगने वाली गोली ट्रैजेक्टरी फायरिंग पैटर्न से नहीं मिलती। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि अरशद शरीफ को एक गोली कमर के ऊपर हिस्से में लगी और एक गोली तकरीबन 6 इंच गर्दन के पास नीचे की तरफ सीने की जानिब बाहर निकली। इस जख्म से ये नतीजा अखज़ करना मुश्किल नहीं कि गोली करीब से चलाई गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अरशद शरीफ को कमर पर भी गोली मारी गई, ताहम जिस सीट पर मकतूल बैठे हुए थे, इसकी सीट पर गोली का कोई निशान नहीं, जो कि इस वाक़े को मुश्तबा बनाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस तासर को भी तक़वियत मिलती है कि कत्ल से पहले अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। यानी कि वो बात जो हमारे यहाँ पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद खबरें लीक हुई, तो वही बात इस वक्त
जो FIA की तहकीकाती रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई, यही बात वो भी बता रहे हैं कि शद्दत जो है अरशद शरीफ साहब के साथ जो शायद से पहले उन पर शद्दत किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अरशद शरीफ के ज़रिए इस्तेमाल जो फ़ोन था वो बरामद हुआ तो इसको पासवर्ड लगा हुआ था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश की गई, तो फॉरेंसिक माहिरीन का कहना था कि ऐसा करने से इस फ़ोन में मौजूद डेटा ख़त्म हो जाएगा जो कि तहकीकात में कारामद हो सकता है। यानी कि वो डाटा जो इन तहकीकात में कारामद हो सकता है, अगर फ़ोन को क्रैक किया जाता है और डाटा निकालने की कोशिश की जाती है तो वो कारामद डाटा आपको दस्तयाब नहीं होगा। ये फॉरेंसिक माहिरीन ने बताया। आगे चलते हैं जी। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन बनाने वाली मुतल्लिका कंपनी को इसका पासवर्ड देने की दरख्वास्त भी की। ताहम कंपनी के हुक्काम ने क्लाइंट पॉलिसी की वजह से अरशद शरीफ के मुबैना तौर पर ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड देने से इनकार कर दिया था। वकार अहमद के मुताबिक हादसे के बाद पुलिस ने अरशद शरीफ का आईफोन, आईपैड, वॉलेट, 2 अदद USBs हवाले की। इस रिपोर्ट में वकार अहमद उनके भाई खुर्रम अहमद के किरदार पर सवालात उठाए गए हैं और कहा गया कि इनसे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अरकान ने जो इंटरव्यू किए तो इनके बयानात एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिस रोज़ अरशद शरीफ को कत्ल किया गया तो उस वक़्त इनकी गाड़ी खुर्रम अहमद चला रहे थे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुबई में क़याम के बाद अरशद शरीफ 20 अगस्त को कीनिया पहुँचे, जहाँ पर वकार अहमद के एक रिश्तेदार जिसका नाम जमील बताया जाता है उसने अरशद शरीफ का इस्तकबाल किया और अरशद शरीफ वकार अहमद के अपार्टमेंट में 2 माह और 3 दिन तक क़याम पजीर रहे। वकार अहमद ने कमेटी के अरकान को बताया कि कीनिया में वीज़े के लिए उन्होंने अरशद शरीफ को स्पॉन्सर लेटर दिया था, तहम उन्होंने इस लेटर की कापी कमेटी के अरकान को फराहम नहीं की। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वकार का किरदार अहम और मज़ीद तहकीक तलब है। वकार अहमद और खुर्रम अहमद कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके, जबकि कुछ ऐसी मालूमात भी मिली हैं कि वकार का ताल्लुक कीनिया की इंटेलिजेंस समेत कई बैनुल-अक़वामी एजेंसियों से है, तहम इसकी तस्दीक होने के बारे में रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया। इस बारे में मैं यहाँ पर बताता चलूँ आपको कि हमारे यहाँ कुछ लोग जो हैं वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वल्लाह आलम ये बात सच है या गलत है, कि यहाँ पर जो कुछ सेक्टर इंचार्ज थे ISI के, उनका रब्ता भी खुर्रम के साथ था, इन 2 भाइयों के साथ था। तो तमाम चीज़ें दोबारा तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहरबानी की है और दोबारा इन्वेस्टिगेशन करवाने का उन्होंने कहा है। तो आगे देखते हैं कि ये कार्रवाई किस तरफ जाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वकार अहमद को जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलब किया और इनसे इस कत्ल से मुतल्लिक मुतअद्दिद सवालात किए तो वकार अहमद कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिस रोज़ अरशद शरीफ को कत्ल किया गया इस वक्त गाड़ी चलाने वाले खुर्रम के बयानात तज़ादात से भरपूर है और कमेटी के अरकान ने जब खुर्रम से अरशद शरीफ से मुलाकात और वो उनकी सफरी तफसील के बारे में पूछा गया तो खुर्रम इससे मुतल्लिक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। वकूए से मुतल्लिक बताया गया है कि खुर्रम जो कि अरशद शरीफ को लेकर गाड़ी में जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें सड़क पर पत्थर नजर आए, इस पर खुर्रम ने अरशद को बताया कि ये डाकू भी हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुर्रम ने बताया कि जैसे सड़क पर बड़े पत्थरों को पार किया तो उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और खुर्रम गोलियों की आवाज़ सुनकर भाग गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुर्रम ने महसूस किया कि अरशद शरीफ को गोली लगी, जिसके बाद खुर्रम ने अपने भाई वकार को फ़ोन किया और फार्म हाउस पर पहुंचने का कहा और फार्म हाउस वकूआ से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि फार्म हाउस पहुंचकर खुर्रम ने
گاڑی کو گیٹ پر ہی چھوڑ دیا اور اندر بھاگ گیا، اور خرم کا کہنا ہے کہ ارشد کی ہلاکت فارم ہاؤس کے گیٹ پر ہوئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وقوع کی جگہ سے فارم ہاؤس تک خرم کے علم میں نہیں تھا کہ ارشد زندہ ہے یا نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک عجیب بات ہے، ارشد کے سر میں گولی لگی تھی اور جس زاویے پر خرم بیٹھے تھے گاڑی کے اندر، اس سے نظر آنا چاہیے تھا کہ ارشد بری طرح زخمی ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں افراد مطلوبہ معلومات دینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وقار احمد نے پہلے فارم ہاؤس کی CCTV فوٹیج دینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن پھر انہوں نے فوٹیج دینے سے انکار کر دیا یا معذرت کر لی۔ رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ان دونوں افراد کے علاوہ 1 درجن کے قریب اہم کردار ارشد شریف سے مستقل رابطے میں تھے، اور وہ کردار پاکستان، دبئی، کینیا میں مقتول کے ساتھ رابطے میں تھے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد میں ارشد شریف کے قتل کا جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس میں وقار احمد اور خرم احمد نامزد ملزمان میں شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خاندان اور دوستوں کے مطابق ارشد شریف کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں، تاہم مقتول ارشد شریف کو کس نے دھمکیاں دیں اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا، جبکہ ان کے خلاف پاکستان میں 16 مقدمات درج کیے گئے اور صرف 3 مدعیان ہی پیش ہو سکے۔ انہوں نے کہا ایک دن میں ارشد شریف کے خلاف 3 FIRs درج کی گئی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی کے ارکان کو ارشد شریف کے خلاف درج ہونے والے مقدمات میں سے صرف 9 مقدمات کی کاپیاں فراہم کی گئیں، اور کمیٹی نے اسلام آباد، بلوچستان، سندھ کے IGs کو بھی خطوط لکھے ہیں۔ اس رپورٹ میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ FIR کے اندراج میں قانونی طریقوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کروانے کے لیے جب ارشد شریف آئے تھے تو انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ان کے خلاف بلوچستان میں بھی مقدمات درج کروائے جائیں گے۔ جب وہ ان مقدمات کی پیروی کے لیے وہاں پر جائیں گے تو یہ کہا گیا تھا ان کو کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فیصل ووڈا کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جنہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو نہ شواہد دیے اور نہ ہی بیان جمع کرایا ہے۔ فیصل ووڈا نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی کو ان افراد کے نام بتانے کو تیار ہیں جو ارشد شریف قتل میں ملوث ہیں۔ یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ فیصل ووڈا نے جس طریقے کے ساتھ بڑی پریس کانفرنس کی اور بڑے باتیں کی اس نے، تو لگتا یوں ہی ہے کہ اس بندے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو فیکٹ فائنڈنگ کا زیادہ تر حصہ لوگوں سے کیے گئے انٹرویوز پر مشتمل ہے۔ ارشد شریف قتل کیس میں زیر استعمال گاڑی، نقشہ جات، کرائم سین کی جائزہ رپورٹ، قتل کیس میں استعمال اسلحہ، بیلسٹک رپورٹ، ارشد شریف کے موبائل فون ڈیوائسز، واٹس ایپ اور ای میل کی جائزہ رپورٹ بھی اس رپورٹ کا حصہ ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کی نظروں سے ارشد شریف کی پرسنل ڈائری بھی گزری ہے۔ اس میں ایک ہاتھ سے لکھی چٹ بھی ملی ہے جو بظاہر ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں لگ رہی ان کو۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں درج ہے کہ ارشد شریف فوج سے پرانی قربت بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے نئے اسٹیبلشمنٹ مخالف موقف کے باوجود خود سے یا کسی اور کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ یہ غیر واضح ہے آیا کہ ان کے اندرونی اختلافات حل ہوئے تھے یا نہیں۔ اس کے علاوہ بیرسٹر شعیب نے دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف نے وطن واپسی کی غرض سے عدالت میں درخواست دائر کرنے کی ہدایت دی تھی۔ میرین وقار احمد کی بیوی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے چند دنوں میں واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ تحقیقاتی ٹیم نے یہ بھی کہا ہے کہ پینٹ ہاؤس میں سے درآمد کی گئی USB میں سب سے اہم ڈیٹا ان کمپنیوں کے بارے میں ہے جن کے مالک زلفی بخاری ہیں، جو PTI کے ایک رہنما ہیں۔ تو ارشد شریف صاحب مظلوم ہیں، ان کو جس طرح پردیس کے اندر شہید کیا گیا
تو جب تک ان کے بارے میں حق ادا نہیں کیا جائے گا، انصاف نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک انشاءاللہ میں بھی جو ہو سکا اپنی طرف سے آپ لوگوں کو جو انفارمیشن پہنچانا ضروری سمجھوں گا وہ کرتا رہوں گا۔ تو ان کی جو شہادت ہے اس نے بہت دل کو دکھی کیا، اور آج تک وہ سمجھ نہیں آتی اور یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اس طرح اتنے بڑے اچھے صحافی کو اور پاکستانی ایک صحافی کو جو ملک سے محبت کرتا تھا اس کو اس طرح شہید کر دیا گیا۔ اور ایک دکھ اور بھی ہوتا ہے کہ ان کی والدہ جن کے 2 بیٹے تھے دونوں اسی طرح شہید ہو گئے، تو ان کے بچوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، ان کی جو والدہ ہیں ان کے ساتھ کیا حالات اس وقت ہیں آپ کے سامنے۔ تو دعاؤں میں ارشد شریف کے لیے انصاف کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔